नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे मानसिक रूप से मजबूत होने के कुछ कारण तथ्य बताए थे और मजबूत लोगों की क्या निशानी होती है यह भी मैंने बताया था। आज भाग 2 पर यह एक विशेष चर्चा करती हूँ कि कुछ छोटे छोटे काम करके आप बड़े बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। छोटी छोटी आदतों को आप अपने में शामिल करके अपने व्यक्तित्व को विशाल बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। हर तरीके से कैसे कर सकते हैं? तो तन, जन, धन और उसके बाद मन तो आ ही जाता है, क्योंकि कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और मस्तिष्क ही मन का कारण है। तो पहला तथ्य पे आते हैं, तन। तन से हम संबंध रखते हैं। इसकी एक लाइन में मैं अगर कहूँ तो एक पुरानी कहावत है कि देह है तो दुनिया है। तो देह है तो दुनिया है, खुद है तो खुदा है। भारतीय संस्कृति में भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा गया है, सोहम। सोहम मतलब जो ईश्वर है वही हम हैं। अहम ब्रह्मास्मि। ये जितने सारे मुहावरे और सूक्तियाँ हैं, यह सब एक ही विषय को दर्शाता है, एक ही बात को दर्शाता है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ एवं स्वच्छ रखें। तो शरीर की स्वच्छता और मजबूती पे आजकल तरह तरह का वीडियो बन रहा है। तरह तरह के लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं। लोग पीरियोडिकल चेकअप भी करा रहे हैं। लोग अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान भी दे रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं बहुत अधिक चर्चा नहीं करूँगी। यही कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और देह को देवालय की तरह मानिए। यह जो हमारा शरीर है यही है, कहते हैं संस्कृत में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो हमारे शरीर में पंच तत्व है वही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो हमको अपने देह को देवालय मानना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। हर व्यक्ति हर परिस्थिति में यह तो नहीं कर सकता है पूरी तरीके से, लेकिन जितना हो सके, जितना संभव हो सके, आसानी से हमको अपने स्वास्थ्य का ख्याल भरपूर तरीके से रखना चाहिए। अब आते हैं जन शक्ति। कहते हैं संघे शक्ति कलयुगे। तो आज के समय में जितना जनशक्ति आपके पास है उतना ही आप हर तरीके से मन से, तन से, मन से और सामाजिक तौर से आप मजबूत होते हैं। कैसे? तो इसके लिए क्या करें हम कि आजकल क्या होता जा रहा है कि व्यक्ति आइसोलेट होते जा रहा है, एकांकीपन का जीवन जीते जा रहा है और इसीलिए क्या होता है कि विविधता की कमी हमारे जीवन में हो गई है। ऑप्शन बहुत कम बचे हैं। आज के शहरी क्षेत्र में देखें तो एकल परिवार होता है, पति पत्नी। पति अगर ऑफिस चले गए तो फिर पत्नी दिन भर फ्लैट में अकेले रहती है और उतना कुछ पॉजिटिव या कुछ ऐसा कॉन्क्रीट सोच उनका नहीं रह जाता है। फाइनली क्या होता है कि वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू होती हैं, एक शिकायत करने की टेंडेंसी हो जाती है। शाम को पति आते हैं तो क्या दिन भर का शिकायतें, हाँ हम अकेले रहते हैं घर में, हम दिन भर खाना बनाते हैं और तुम तो बाहर घूम के आते हो। तो इस तरह के फ्रस्ट्रेशन होते हैं। ठीक उसी तरह पुरुषों में भी होता है। ऑफिस से आने के बाद ऑफिस में इतना थक जाते हैं कि वो घर आते हैं, घर आके उसके बाद अगर घर में सामंजस्य नहीं बैठा तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं और 2 कमरे का फ्लैट में, एक उस कमरे में एक इस कमरे में मोबाइल के साथ ज़िंदगी गुजर जाती है और कैलेंडर की एक तारीख पार हो जाती है। तो साथियों, अगर आपकी जीवन शैली भी ऐसी है तो इसे कृपया सुधार करें। सबसे पहले मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो आप हर एक जगह जहाँ कहीं भी जाएं, आप एक सर्कल ज़रूर बनाएं अपने टोले मोहल्ले में, अपने ऑफिस में एक सर्कल अपना ज़रूर बनाएं। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो था
देखी मैं और बहुत मेरे मन को छू गया कि कोविड काल में हम लोग हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मॉल से शॉपिंग करते हैं। बगल के परचून वाले चाचा जी को हम लोग, भैया जी को हम लोग बहुत ही हे दृष्टि से देखते हैं, क्या यहाँ चलो मॉल से ख़रीदारी करेंगे। मगर कोविड काल में मैंने एक वीडियो देखा कि जब किसी के घर में खाना नहीं रहता था तो मॉल वाले नहीं आते थे उधार देने के लिए, वही भैया जी आते थे हालचाल पूछने और उनको ज़रूरत का सामान देने के लिए। इसलिए आप चाहे जहाँ से भी जो भी ख़रीदारी करें, अपने आसपास के परचून वाले दुकान वाले से एक छोटी मोटी ख़रीदारी करके भी एक अच्छा संबंध, अच्छा व्यवहार बना के रखें। दूसरी यह है कि जब हम ऑफिस जाते हैं तो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि सबको अच्छा लगे। वैचारिक मतभेद यह मानव की प्रवृत्ति है, लड़ाई यह मानव की प्रवृत्ति है, संघर्ष यह मानव की प्रवृत्ति है। तो ये सब बातें एक सामान्य जीवन का हिस्सा है। किसी से लड़ाई हो जाना, किसी से अनबन हो जाना, किसी से वैचारिक मतभेद हो जाना, इस सब के बावजूद भी आप एक बीच की मिनिमम कॉमन एजेंडा जो होता है उसके ऊपर चल के आप ऑफिस में भी एक ऐसा सर्कल बनाएं जो कि किसी भी समय आपके मदद के लिए तैयार हो जाए। आप भी लोगों के लिए करें, क्योंकि एक तरफ से तो ताली नहीं बजता है। ठीक उसी तरह अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो समय समय पे आप लोगों से मिलिए, कोई फंक्शन रखिए हॉल में, लोगों को अपना पहचान कराइए, लोगों को अपनी समस्या बताइए। सबसे विशेष बात यह है कि लोग समस्या सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मानवीय कमजोरी होती है कि सामने वाले को अपने से कमज़ोर देखना लोगों को अच्छा लगता है। तो लोग आपकी सफलता को पसंद करें या ना करें, पर समस्या को सुनना ज़रूर पसंद करेंगे। इसलिए अपने आसपास एक माहौल बनाइए। ये नहीं कि आप झूठ मूठ का रोज़ समस्या रोना रोते रहें, मगर कभी कभी अपनी समस्या को साझा करें, ताकि क्या पता उनमें से कुछ लोग हों जो आपको सही सलाह दे सकें, आपको सहयोग कर सकें। यह तो हो गई समाज की बात। परिवार में आते हैं। क्या होता है कि परिवार में हम लोग नौकरी की वजह से दूसरे शहर में चले जाते हैं और सबको सुबह 9 बजे से ऑनलाइन काम करते करते, लोगों से मिलते मिलाते हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं अपने घर वालों को, अपने परिवार को। और क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं, हम में वह मानसिक शक्ति नहीं रहती है, हम में वह निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह जाती है, हम हर समय डरने लगते हैं। आज के युवाओं का कुछ ऐसा ही हाल है। आप चाहे जितनी भी दूर हों, बर का पेड़ चाहे जितनी ऊंचाई तक जाए, जड़ों से जुड़े रहते तभी खड़े रहते हैं। तो इसलिए आप चाहे जितनी भी तरक्की करें, अपने लोगों से जुड़े रहें, अपने जड़ों से जुड़े रहें, अपने माँ बाप को सम्मान दें। आजकल बच्चों में, युवाओं में खास करके यह एक प्रवृत्ति हो जाती है कि दिन भर वो फ़ोन पे बात करते हैं, लेकिन सबसे कम बात वो अपने माँ बाप से करते हैं। माँ बाप, पिता तो आहंग में कभी कभी फ़ोन नहीं करते हैं, माताएं रोज़ फ़ोन करती हैं। ऐसे कम से कम मैंने सैकड़ों माताओं की समस्या सुनी है कि देखिए ना मैडम जी, लड़की लोग, लड़का लोग फ़ोन ही नहीं करता है। तो आप 5 मिनट का समय ज़रूर निकालें और उनके फ़ोन करने से पहले आप उन्हें फ़ोन करें। उनको बहुत खुशी होगी। यकीन मानिए, आप लाखों रुपया का दौलत दे के भी उनको उतनी खुशी नहीं दे सकेंगे जितना कि आप 5 मिनट का खुशी देकर, बात करके उनको खुशी देते हैं। तो ये हो गया कि आप किस तरह जनशक्ति अपना बढ़ाएं, क्योंकि जिनके पास जितनी जनशक्ति है वो उतना ही मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत है। इसके सबसे बड़ा उदाहरण नेता होते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं। देखिए, वो जनशक्ति के ऊपर कुछ भी कर गुजरते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम धन शक्ति पे आते हैं। बहुत ही दुखद विषय है, बहुत ही चिंतनीय विषय है साथियों।
आज के युवाओं में इतना खोखलापन हो गया है कि वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। खास करके मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं में वो एकदम खोखला हो गए हैं, अंदर से एकदम हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए बचपन से उनके माता पिता की जो परवरिश होती है, सब कुछ अपने बच्चे के लिए कर लेने का, न्यौछावर कर देने का जो प्रवृत्ति होता है, वही बच्चों को कालांतर में कमज़ोर बनाता है। रिस्क लेने की क्षमता को कम कर देता है। एक विषय मुझे याद आया, कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में एक चतुर्थ वर्ग सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकली थी और उसमें कुछ 100 वैकेंसियाँ थी। आपने टीवी पर देखा होगा कि उसमें एमए पीएचडी वाले भी एप्लीकेशन दिए हैं। यह एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। ऐसा क्यों? आखिर इतनी क्या मजबूरी उनकी हो गई कि वो अपने आप को इतना कम स्तर पर लाते हैं। मैं यहाँ सफाई कर्मियों को कम स्तर पे नहीं कहना चाहती हूँ। उन्होंने जो योग्यता हासिल की, जो एमए किया जिस विषय में, जो पीएचडी किया जिस विषय में, उस विषय पे काम करने के लिए उनके पास ऑप्शन, उनके पास मौका क्यों नहीं है? उन्होंने सरकार के भरोसे रह के खुद से अवसर तलाशने की क्यों कोशिश नहीं की? ऐसा कोई विषय नहीं है साथियों जिस पर कि अवसर ना मिले। सरकारी नौकरी के अलावे आखिर सरकार की नियुक्तियां या पद बहुत कम है जनसंख्या के अनुपात में। सबों की तो नहीं हो सकती है। सब अगर उसी के भरोसे रहेंगे तो क्या होता है कि एक तो परीक्षा देते देते एज बार ख़त्म हो जाता है। नहीं होने के कारण युवा फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं और कई समय में सुसाइड, आत्मघाती हमला तक भी अपने आप पर कर लेते हैं, स्टेप ले लेते हैं, सुसाइड का भी निर्णय ले लेते हैं। यह बहुत दुखद है साथियों। तो इसका क्या उपाय होना चाहिए? उपाय इसका 8वीं क्लास में जब बच्चा पढ़ता है उस समय से उपाय शुरू होना चाहिए। उस समय इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। पहले हमारे गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी, 8वीं क्लास से ही बच्चे को स्वावलंबी बनाया जाता था कि वो कहीं भी रह के कुछ भी कर ले। हर एक तरह का विषय पढ़ाया जाता था, कारपेंटरी और बहुत सारे विषय हैं जो आप जाके देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा हुनर बच्चों को 10th क्लास के जो बीच में वैकेशन पीरियड होता है उसमें कुछ ऐसा ज़रूर सीखना चाहिए। आजकल समय के साथ साथ AIG है, ज़रूर सीखें, कंप्यूटर सीखें, कुछ भी ऐसा सीखें। खेती को बहुत लोग नकार रहे हैं, युवक तो कोई चाहता ही नहीं है। मिट्टी या गांव जाके ऐसे बिहेव करता है जैसे कि दूसरे ग्रह का प्राणी हो। अरे ऐसा पौधा, ऐसा हरियाली ऐसे फलता है भुट्टा, हमने देखा है। मैं किसान हूँ, मैं किसान के घर से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैंने देखा है। तो कृषि के प्रति आजकल मैं गांव में जाती हूँ जब, तो मीलों मील खेत पड़ती रहता है। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, वो भी शहर की ओर 2 रुपया कमाने के लिए भागते हैं। दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को एक रकम लेके आते हैं बजाय खेती करने के। तो कृषि में पहले हम लोगों के शिक्षा पद्धति में बागवानी एक पीरियड होता था, जबकि हम लोग अपने अपने छोटी छोटी क्यारियाँ दिया जाता था हर एक बच्चों को कि किसके क्यारी में कितना सुंदर फसल हो सकता है। तो बचपन से बच्चों में ये भावना आती थी, सीखते थे बच्चे और आगे बढ़ते थे। तो यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने लिए जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो आपका गोल है, उसके प्रति तो आप समर्पित रहे ही। साथ साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक वैकल्पिक हुनर, कला, तकनीक अपने जीवन में ज़रूर बनाएं जो कि आपका दुख का साथी हो। और क्या पता
वो बुलंदियों पे भी आपको ले जाए। तो इस प्रकार जब आप अपने तन, जन और धन शक्ति को मजबूत करते हैं और यह सब मजबूत होता है तो भाई साहब मन तो अपने आप खुश हो जाएगा ना। सारे हैप्पी हार्मोन एक साथ रिलीज हो जाएंगे एंड यू विल बी हैप्पी। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं YouTube के प्लेटफॉर्म को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ जैसे साधारण लोगों को भी असाधारण बनाने का कोशिश किया। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, देखें, साझा करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। धन्यवाद साथियों।